हो गया? हो रही है सर, भी हो रही है। हाँ हो गया स्टार्ट हुआ, स्टार्ट। ठीक। मैं अभी एक स्टार्ट कर रहा हूँ आपका जो पहला पहला वाला चैप्टर हो गया था आपका। स्क्रीन तो दिख रही होगी आप लोगों को। आपका कुछ पार्ट बचा हुआ था पहले चैप्टर का, शायद वो वाला कवर कर लेते हैं पहले। ये इतना स्लो क्यों होता जा रहा है? विजुअल इंस्पेक्शन वाला हमने कर रहे थे, ये सारा कर लिया था। मैं आपको दिखा देता हूँ। मिरर के बारे में देख रहे थे ना हम लोग। टूल्स जो विजुअल इंस्पेक्शन में यूज़ होते हैं ये हमने देखा था। तो मैंने बताया था आपको कि मिरर, मैग्नीफाइंग ग्लास, माइक्रोस्कोप, बोरोस्कोप, एंडोस्कोप, फ्लेक्सिबल फाइबर, क्लोज सर्किट टेलीविजन सिस्टम और कंप्यूटर इनहेंस सिस्टम, ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी। विजुअल इंस्पेक्शन में हमने एक मिनट, विजुअल इंस्पेक्शन में हमने बताया था एक अनएडिड विजुअल इंस्पेक्शन और एक एडिड विजुअल इंस्पेक्शन। एडिड विजुअल इंस्पेक्शन का मतलब है जिसमें हम किसी इक्विपमेंट का हेल्प लेके किसी ऑब्जेक्ट को टेस्ट करते हैं। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इस पर हमें डिफेक्ट टेस्ट करना है और ये आप हो, तो आप बीच में कोई डिवाइस होता है, जैसे मिरर हो गया, मैग्नीफाइंग ग्लास हो गया, जो कि ये सारे हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास, माइक्रोस्कोप, बोरोस्कोप, अलग अलग डिवाइसेस का इस्तेमाल करके, रोबोट्स, फ्लेक्सिबल फाइबर, टेलीविजन, इन सब चीज़ों के बीच में ये इन इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हो। ये सारे इक्विपमेंट में से कोई भी एक इक्विपमेंट हो सकता है और उससे डिफेक्ट देखते हो। तो तब आप किसी बीच में किसी एक और इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हो, इसलिए बोलते हैं एडिड विजुअल इंस्पेक्शन। एडिड विजुअल इंस्पेक्शन। लेकिन अनएडिड विजुअल इंस्पेक्शन का मतलब है डायरेक्ट विजुअल इंस्पेक्शन। डायरेक्ट का मतलब क्या है कि आप खुद हो, ऑब्जेक्ट है, आपको कोई और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट देखते हो और इसके अंदर अगर कोई डिफेक्ट है, मान लीजिए ये यहाँ पे डिफेक्ट आ गया, तो ये डिफेक्ट आप ऑब्जर्व कर सकते हो डायरेक्ट। तो इसलिए से डायरेक्ट विजुअल इंस्पेक्शन या अनएडिड, यानी किसी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, अनएडिड विजुअल इंस्पेक्शन कहते हैं। तो ये हमने देखा था। तो अभी ये इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, कंपोनेंट्स थे, वो हमने डिटेल में देखे थे। वैसे जैसे मैग्नीफाइंग मिरर है, कॉन्केव स्फेरिकल मिरर यूज़ करते हैं। जैसे ये कोई टूल का डायग्राम दिखा रहा, देखो ये जूम और छोटा भाई, छोटा करने की कोशिश कर रहा हूँ इसको। ठीक है, जैसे ये आप डायग्राम में देख रहे होगे, इस डायग्राम में आप देख रहे होगे, तो इसमें स्फेरिकल मिरर यूज़ कर रहे हैं हम, कॉन्केव स्फेरिकल मिरर। इस कंपोनेंट के अंदर हम कैसे देखेंगे डिफेक्ट है कि नहीं है, तो एक मिरर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस मिरर से हम आगे बाहर यहाँ पे जब देखेंगे इस साइड में, तो हमें यहाँ से इसकी रिफ्लेक्शन यहाँ पे दिखेगी, तो उससे हमें पता लग जाएगा कि अंदर की तरफ डिफेक्ट है कि नहीं है। तो इस तरह से आप मिरर का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, मिरर कैसा है, इसमें कॉन्केव स्फेरिकल मिरर है। इट इज़ यूज टू मैग्नीफाई द एरिया विच आर नॉट एसेसिबल टू ह्यूमन आइज। तो इस तरह से आप मिरर का इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये अनएडिड में आएगा या अनएडिड में आएगा? एडिड में आएगा, जिसमें हम इनडायरेक्ट विजुअल इंस्पेक्शन कहते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास इस्तेमाल कर सकते हो, हैंड लेंस भी होते हैं। दिस लेंस इज यूज टू प्रोड्यूस मैग्नीफाइड इमेज। कोई इमेज है उसको बड़ा करना, आपने 11th-12th में पढ़ा है कि इमेज को बड़ा छोटा कैसे करते हैं, पढ़ा है ना भाई। फोकल लेंथ और आपका ऑब्जेक्टिव का डिस्टेंस जो होता था लेंस से, ये लेंस है आपका, इसका फोकल पॉइंट है। तो आप ऑब्जेक्ट को फोकल पॉइंट से दूर रख रहे हो, कितनी दूर रख रहे हो, डबल, ये 2f पॉइंट होता था, इसके बीच में रख रहे हो, कहाँ रख रहे हो, उसके हिसाब से आपकी इमेज इनलार्ज हो जाती थी, वर्चुअल बनती थी या रियल बनती थी। तो वो उसके बेसिस पे आप मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करते थे, और जिससे आप बड़ी इमेज, छोटी इमेज को, एक छोटी इमेज को बड़ी इमेज करके देख सकते हो। तो छोटा अगर कोई डिफेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है उसमें छोटा डिफेक्ट है, तो वो छोटे इफेक्ट को मैग्नीफाई करके बड़ा डिफेक्ट दिख सकता है वो।
और बड़े डिफेक्ट को हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वही चीज़ ये मैग्नीफाइंग ग्लासेस में हम करते हैं। ठीक है, द डबल और मल्टीपल लेंस हम यूज़ लगा सकते हैं। हाई पावर मैग्नीफिकेशन और ज़्यादा मैग्नीफाई करना है तो डबल लेंस यूज़ कर सकते हो आप। माइक्रोस्कोप आपको पता ही है, माइक्रोस्कोप में आप क्या है, यहाँ से आप देखते हो, यहाँ ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, ये टेबल है, इसके ऊपर यहाँ पे लेंस लगे हुए हैं। अब लेंस जो होते हैं वो 10x 100x 50x सारी चीज़ों के रहते हैं। जब आप इसमें देखते हो तो आपको इमेज दिखती है इसके अंदर, तो कैसी दिखेगी, जो भी ऑब्जेक्ट है वो छोटा होगा तो 10x अगर मैग्नीफिकेशन आपने लगाई है यहाँ पे, इधर ना ये लेंस लगे होते हैं ऐसे, ये इधर कई सारे लेंस लगे होंगे, 10x होगा, 50x होगा या 100x होगा। इसका मतलब क्या है, 10x का मतलब है अगर एक इमेज की हाइट इतनी है 1 है तो उसको 10 टाइम्स बड़ा करके वो दिखाएगा, तो वो 10 टाइम्स बड़ा दिखेगा, इतना बड़ा दिखेगा। अगर कोई चीज़ इतनी है तो उसका 10 टाइम्स इमेज बड़ा होकर दिखेगा। अगर 50 टाइम्स है तो 50 टाइम्स बड़ा होकर दिखेगा। अगर 100 टाइम्स है तो 100 टाइम्स बड़ा होकर दिखेगा। यानी एक छोटा कंपोनेंट वो 50 गुना उसका साइज़ बढ़ जाएगा। तो हमें डिफेक्ट देखना आसान रहेगा, जो बहुत छोटे फाइन डिफेक्ट्स हैं उनको हम आसानी से देख सकते हैं इसमें। अब ये किस में आएगा, इनडायरेक्ट विजुअल इंस्पेक्शन में ही आ रहा है, क्योंकि हम एक इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, डायरेक्ट नहीं देख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, डायरेक्ट डिफेक्ट नहीं देख रहे हैं। उसके अंदर बहुत फाइन डिफेक्ट्स हैं जिसको हम देखने के लिए किसी इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं एडेड विजुअल इंस्पेक्शन या इनडायरेक्ट। इनडायरेक्टली हम देख रहे हैं। बोरोस्कोप, अब बोरोस्कोप क्या है, एक इसके आगे ट्यूब लगी होती है, नैरो ट्यूब, और ये इसके आगे कैमरा लगा होता है, इसके यहाँ इमेज सारा दिख जाएगा आपको। फ्लेक्सिबल ट्यूब है, जहाँ पे भी आप डालोगे, इसके क्या होता है कि इट इज़ ए फ्लेक्सिबल ट्यूब विद एन आई पीस एट वन एंड। अब यहाँ पे क्या होता है, इससे लेंस से लाइट निकलती रहती है, मतलब इसमें से 5 आपकी लाइट निकलती रहेगी, ताकि क्या होगा, जहाँ पे भी आप डाल इसको रखोगे, इंसर्ट करोगे, वहाँ जैसे कोई हॉलो सेक्शन है उसके अंदर आपने डाल दिया, हॉलो सेक्शन के अंदर डालोगे तो यहाँ से वो लाइट जाएगी, तो लाइट की वजह से ये इमेज कैच कर लेगा। अब उसके अंदर से जो लेंस है वो इमेज कैच करेगा, और वही लेंस फिर क्या करेगा, ये इमेज को इस ट्यूब के थ्रू इस स्क्रीन पे दिखाएगा। तो आप यहाँ पे देखते देखते, जैसे मान लीजिए आप यहाँ हो और आपने हाथ में रख रखा है, ये होल्ड किया हुआ है, और आप यहाँ ये इस तरह से देख रहे हो, तो जब आप इस पे देखोगे स्क्रीन पे तो आपको वही चीज़ दिखेगी, जो जैसे यहाँ पे अगर मान लो कोई होलो सेक्शन है, उसके अंदर ये पाइप आपने ऐसे इंसर्ट कर दी, तो ये लाइट भी डाल रहा है, लाइट डाल रहा है तो यहाँ पे अभी विजिबल होगा, तो लेंस क्या होगा, इमेजेस ले लेगा, और वो इमेज को वापस इसके थ्रू इस स्क्रीन पे दिखाएगा। ठीक है, और इससे क्लियर इमेज हमें मिल सकती है, क्योंकि हमने इसमें लाइट का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। अवेलेबल रेंज कितना होता है इसका, बोरोस्कोप का 2.5 से लेकर 19 mm। अवेलेबल रेंज 2.5 से 19 mm। ठीक है, और आप इसका यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो आराम से, कभी भी आप बोरोस्कोप डालोगे तो आपको वीडियो दिख जाएगा। एंडोस्कोप, एंडोस्कोप थोड़ा सा इससे सुपीरियर है। कैसे है सुपीरियर, दिखा देता हूँ। ये थोड़ा और फाइन होता है। ठीक है, ये देखो ये ट्यूब है आपका, ये बॉडी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, फाइबर मटेरियल का बना होता है। वो पहले वाला जो था वो मटेलिक कंपोनेंट है, मशीन है, उसके अंदर हम डाल देते हैं। ये क्या कर सकते हैं हम, ये वाली चीज़ हम बॉडी के अंदर डालते हैं। एंडोस्कोपी आपने सुनी होगी, बॉडी के अंदर का कोई पार्ट देखना होता है तो उसके लिए क्या करते हैं, या तो माउथ से या अलग रास्ते से, दूसरे रास्ते से बॉडी के अंदर ये पाइप डाली जाती है। और क्या होता है उसमें, सेम प्रोसेस वही रहता है। इसके ये स्क्रीन लगा रहता है, वो कंप्यूटर से या मोबाइल स्क्रीन उसके साथ ही अटैच होता है। इमेजेस फिर से वही लाइट यहाँ से डालता है, जैसे ये बॉडी है, इस बॉडी के अंदर हमने डाल दिया, तो ये लेंस से क्या होगा, लाइट भी जाएगी, और लेंस लगा हुआ है तो वो इमेज खींच लेगा। इमेज खींच के इस पाइप के थ्रू ये आगे भेजता है यहाँ पे, और वही इमेज आपका कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखता है। मूवमेंट कराने के लिए ये चीज़ दी हुई है कि किस साइड मूवमेंट कराना है, किस साइड देखना है इमेज, लेंस वगैरह लाइट, तो वो सारी चीज़ें आपको दिखती है। ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ है, बस ये बॉडी के अंदर यूज़ होता है, इसलिए इसे एंडोस्कोप बोला जाता है, और ये सुपीरियर होता है क्योंकि इसका मटेरियल क्वालिटी और अच्छा होता है। मैग्नीफिकेशन फैक्टर कितना, 10 गुना ज़्यादा आप देख सकते हो, 10x टाइम्स लार्ज करके। तो बॉडी के अंदर के कोई भी पार्ट है उसको 10 टाइम्स बड़ा करके देख सकते हो। अवेलेबल अप टू स्मॉल डायमीटर ऑफ 1.7 mm, और लेंथ कितना, 100 से 150 mm। तो इसकी जो लेंथ है जो ट्यूब की, वो हो सकती है आपकी 100 से 150 mm, और डाया इसका कितना हो सकता है, 1.7 mm। ठीक है, तो ये इसकी स्पेसिफिकेशन जोड़ी, हल्का फुल्का आपको याद रखना पड़ेगा, बाकी ज़्यादा नहीं। अब ये फाइब्रोस्कोप है, ये फैब्रिक ऑप्टिक बोरोस्कोप है।
ये भी सेम इसी तरह का ही है, बस इसके आगे क्या है, देखो ये फाइबर मटेरियल की ट्यूब लगी हुई है, ये मशीनों में यूज़ की जाती है। अब होगा क्या इसमें, इसका डायवेट ऑलमोस्ट सेम वही चीज़ होती है, लेंस रहता है, लाइट रहता है, लाइट फेंकता है, लेंस इमेज कैच करेगा, जो लेंस होगा वो इमेज कैच कर लेगा, ठीक है, और उस इमेज को कैच करके ये फिर इसकी स्क्रीन पे यहाँ पे दिखा देगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन को। और उसका डायमीटर रेंज कितना है, जनरली 3 mm से लेके 12.5 mm की इसकी डायमीट्रिक रेंज है। ये जो डायमीटर है इसका ट्यूब का वो इतना है, और लेंथ कितना वेरी करता है, 60 to 65 सेंटीमीटर, यानी एज कम्पेयर टू बाकी एंडोस्कोप और बोरोस्कोप ये वो काफ़ी लार्ज है साइज। सीसीटीवी कैमरा आप देखोगे, ये भी इनडायरेक्ट विजुअल इंस्पेक्शन है। कैसे, कहीं मान लो बॉयलर है या कोई ऐसी पाइप है जिससे गैस पाइप जा रही है, तो उसमें आप ह्यूमन को नहीं भेज सकते डायरेक्ट, तो डायरेक्ट इंस्पेक्शन चेक ही नहीं कर सकते कि इसके अंदर यहाँ कहीं क्रैक है, मान लो यहाँ से लीकेज हो रही है, तो मैं अब ह्यूमन को नहीं भेज सकता यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, एक रोबोट भेज दिया मैंने। रोबोट के आगे क्या कैमरा लगा हुआ है और लाइट लगी हुई, लाइट इमेजेस डालती है, लाइट फेंकेगी ताकि विजिबल हो सके अंदर का सारा पार्ट, और लेंस जो होगा वो क्या करेगा, फिर से इमेज कैच करेगा। अब ये लेंस इमेज कैच करके ये रोबोट के थ्रू क्या होगा, जो बाहर आदमी होगा वो अपनी स्क्रीन पे वो इमेज देख सकता है, ये इमेज देख सकता है, और इस इमेज से उसे पता लग जाएगा कि कोई डिफेक्ट है या नहीं है, डिफेक्ट को चेक कर सकता है। ये थोड़ा लिखा नहीं जा रहा है मुझसे, तबीयत थोड़ी ख़राब है ना, तो हाथ मेरे काँप रहे। डिफेक्ट्स जो हैं वो उसको चेक कर सकता है, और डिफेक्ट से पता लग जाएगा कि भाई लीकेज हो रही है या कोई क्रैक है क्या है, और उसके बाद उसको फिर करेक्शन करने के लिए हम भेजते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक सीसीटीवी कैमरा या रोबोटिक कैमरा का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसमें, इनडायरेक्ट विजुअल इंस्पेक्शन में, इनडायरेक्ट इंस्पेक्शन चेकिंग में, इनडायरेक्ट इंस्पेक्शन चेकिंग या फिर एडिड विजुअल इंस्पेक्शन, ठीक है, शॉर्ट में लिखा है मैंने, क्योंकि पहले पढ़ा दिखाया हुआ है मैंने इसकी पीपीटी। लाइटिंग कौन कौन सी है, ये ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है वैसे, इतना डिटेल, बैक लाइटिंग है, फ्रंट लाइटिंग है, स्ट्रक्चरल लाइटिंग है, स्ट्रॉब लाइटिंग है, अल्ट्रा वायलेट लाइटिंग, ये डिफरेंट टाइप्स की लाइटिंग हम इस्तेमाल करते हैं। आप बस इतना समझिए कि लाइट हमें क्यों चाहिए, क्योंकि लाइट से हमारी इमेजेस जो होंगी, जो हमें देखना होगा वो बहुत विजिबल होगा, तो और इसका नाम ही विजुअल इंस्पेक्शन है, तो आपको लाइट का तो इम्पोर्टेंस चाहिए ही चाहिए। और लाइट के लिए मैंने आपको बताया ही था कि कौन कौन से बल्ब हम यूज़ कर रहे थे, ठीक है ना, फ्यूज़ लैम्प वगैरह मैंने सब आपको, कैंडेसेंट लैम्प वो पहले ही बता दिया था पिछली क्लास में। अब एक है कंप्यूटर इन्हेंस्ड विजुअल सिस्टम, कंप्यूटर की हेल्प से विजुअल सिस्टम को इन्हेंस करना। क्या है इससे, हम इसमें क्या करेंगे, कैमरा लेंगे, ठीक है, यहाँ पे एक कंटेंट लिखा हुआ मैंने, मैं समझा देता हूँ। कैमरा है, कैमरे से ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट डाली गई है, अब कैमरे से क्या होगा, इमेज खींच लेंगे। अब ये इमेज जो होगा वो क्या होगा, इसको कंप्यूटर स्क्रीन पे भेजेंगे, कन्वर्ट करके उसकी लैंग्वेज में, कंप्यूटर की लैंग्वेज में इलेक्ट्रॉनिक इमेज भेज देंगे। जैसे ये इमेज है, इसी इमेज को कंप्यूटर कैसे रीड करेगा, बाइनरी कोड्स में इलेक्ट्रॉनिक इमेज की इसके फॉर्म में उसको भेज देंगे, वो उसे प्रोसेस करता है, फिर कंप्यूटर प्रोसेस, कंप्यूटर क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। एक मिनट, बड़ा कर दूं, चलो इतना ही। इस इमेज को बड़ा करेगा, इन्हेंस कर देगा, और ये इसको एनालिसिस करेगा कि भाई इससे, अब जैसे इमेज है इन्हेंस कर दी, पहले क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अभी उसको क्वालिटी को इम्प्रूव कर दिया, जो डिफेक्ट यहाँ नहीं दिख रहा था, मान लो जैसे ये डिफेक्ट था यहाँ पे कहीं, ये लाल कलर का डिफेक्ट दिख रहा है यहाँ पे मैंने बनाया, वो नहीं दिख रहा, वो यहाँ पे आपको हो सकता है दिख जाएगा साफ। तो इससे क्या होगा, कंप्यूटर की हेल्प से हम इमेज को, जो विजुअल इमेज है उसको हम इन्हेंस कर रहे हैं, और उसको एनालिसिस करके हम उससे इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर ले रहे हैं, तो हमें पता लग जा रहा है कि डिफेक्ट है कि नहीं है। अगर डिफेक्ट है तो उससे हम फिर क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने के लिए स्टेप उठा सकते हैं। तो यहाँ इसीलिए इसको बोल रहे हैं कंप्यूटर इन्हेंस्ड विजुअल सिस्टम। विजुअल सिस्टम को इन्हेंस करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया है, और उससे हम इमेजेस में कोई भी डिफेक्ट है उसको पता लगाना है वो हम लगा सकते हैं। तो ये एनडीटी के अंदर ही आता है, क्योंकि इसमें कोई डिफेक्ट, हम ये पीस जो है अगर मैं इसे करके देखूंगा तो पीस ख़राब नहीं होगा मेरा, पीस तो मैं वापस यूज़ कर सकता हूँ, इसलिए नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के अंडर आता है, ठीक है। और इसके अंदर सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं ये एनालिसिस करने के लिए, वो कंप्यूटर का ही सॉफ्टवेयर है, ठीक है। वो डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं वो अलग अलग डिपेंड करता है कि हम कौन सा डिफेक्ट देख रहे हैं। तो ये था आपका पहला चैप्टर, ठीक है।
कोई डाउट है तो पूछो, फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर पे चलता हूँ। चले नेक्स्ट चैप्टर पे। हेलो सर। चले? यस सर। तो ठीक है ना, मेनली हो गया था। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका वो लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्टिंग है, पेनिट्रेंट टेस्टिंग। ठीक है, ये इसका 4 नाम है, 4 नेम है। लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग, डाई पेनिट्रेंट टेस्टिंग, डाई पेनिट्रेंट टेस्टिंग, या फिर सिंपल पेनिट्रेंट टेस्टिंग भी बोल देते हैं, और लिक्विड पेनिट्रेशन इंस्पेक्शन टेस्टिंग भी बोलते हैं। लिक्विड पेनिट्रेशन इंस्पेक्शन, अब ये भी एनडीटी मेथड है। पहला था विजुअल देख के, फिर ये मैंने आपको पहले बार जब पहली क्लास कराई थी उसमें बताया था लिक्विड पेनिट्रेंट, हल्का सा इमेज के साथ बताया था। अब आप शायद भूल गए होंगे क्योंकि बहुत टाइम हो गया। मैं आपको दोबारा बताता हूँ, इसको समझाऊंगा। और अगर आप यहाँ पे अगर समझ लोगे क्लास में, तो आपको बुक से बहुत आसान होगा पढ़ना, क्योंकि बुक में कंटेंट बहुत ज़्यादा लिखा होता है लेकिन समझने की चीज़ बहुत कम होती है। तो वो समझा रहा हूँ मैं यहाँ पे आपको विद डायग्राम। अगर आप ध्यान से सुन लोगे तो आपको बाकी सारी चीज़ सब समझ में आ जाएगी। जब मैं बुक का भी कंटेंट दिखाऊंगा आपको तो आप बोलोगे देखो सर वही चीज़ रिपीट हो रही है। ठीक है, अब पहले तो नाम में देखो क्या है, लिक्विड है, पेनिट्रेंट है, या फिर डाई है या पेनिट्रेंट है। डाई तो समझती होगी, कलर दिखाने के लिए डाई का इस्तेमाल किया जाता है। तो होगा क्या, अभी हम क्या करेंगे इसमें, पेनिट्रेंट यानी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ जो पेनिट्रेट करे वो हम यूज़ करेंगे, और जनरली वो लिक्विड होगी या डाई होगी। ठीक है, अब इसका मतलब समझ लेते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेता हूँ एक, ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर डिफेक्ट है। अब मैं डिफेक्ट बना दे रहा हूँ, कुछ इस तरह से डिफेक्ट बना दे रहा हूँ ब्लू कलर का, ताकि आपको अलग से दिख जाए ये डिफेक्ट है इसके अंदर। ठीक है, ये क्रैक दिख रहा है, लेकिन हमें वैसे नहीं पता लग रहा क्रैक। ये मैंने थोड़ा बड़ा इसलिए बनाया ताकि आपको पता लगे कि भैया यहाँ क्रैक है, लेकिन रियलिटी में हमें क्रैक का नहीं पता लग रहा। तो ये क्रैक हमें आइडेंटिफाई करना है, कोई डिफेक्ट है, जैसे क्रैक है या पोरोसिटी है, कोई खालीपन आ गया इसमें। ठीक है, पोरोसिटी है, पोरोसिटी समझते हो, होल्स, वो होल्स है या कोई क्रैक है, वो चीज़ें हमें पता करनी है। तो ये लिक्विड पेनिट्रेट टेस्टिंग इस डिफेक्ट को पता करने के लिए, सरफेस डिफेक्ट को पता करने के लिए बेसिकली यूज़ होता है। सरफेस डिफेक्ट को पता करने के लिए हम लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। और सरफेस डिफेक्ट कौन कौन से हैं, जैसे क्रैक हो गया, ब्लो होल हो गया, पोरोसिटी हो गया, ये सारी चीज़ें सरफेस क्रैक्स डिफेक्ट्स हैं। अब होगा क्या, इसमें लिक्विड पेनिट्रेंट नाम बोल रहे थे, तो होता क्या है, सबसे पहले तो जब मैं कोई पीस उठाऊंगा तो उसके ऊपर गंदगी तो रखी हो, उसके ऊपर कुछ क्लीन, वो एकदम साफ तो होगा नहीं, क्यों भाई, साफ तो होगा नहीं, उसके ऊपर डिफेक्ट होंगे। जैसे मान लीजिए ये डिफेक्ट ऐसे डस्ट पार्टिकल लगे होंगे, ये डस्ट पार्टिकल होंगे, जमे हुए होंगे इसके ऊपर, ग्रीस हो सकता है, डस्ट हो सकता है, डर्ट हो सकता है, ये सारा जमा होगा। तो मैं अभी इसके ऊपर कुछ कर नहीं पाऊंगा, तो पहले मुझे इसे क्लीन करना पड़ेगा। तो मैं क्लीन करूंगा इसे, अब ध्यान से सुनते जाना, इसे मैं क्लीन कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ क्लीन कर देता हूँ। तो डस्ट को कैसे क्लीन करेंगे, इसको क्लीन करने के कई सारे मेथड्स हैं। आप अभी समझ लो कि मैंने इसको क्लीन कर दिया, वाटर से क्लीन किया या वाटर सॉल्यूरेंट डाल के क्लीन किया, अलग अलग मेथड है, वो उससे मैंने क्लीन कर दिया। अभी आप बस इतना समझो मेन चीज़। उसके बाद तो ये सरफेस प्रिपरेशन हो गई, इसको बोलते हैं सरफेस प्रिपरेशन होना, कि सरफेस जिसको हमें टेस्ट चेक करना है कि उसमें डिफेक्ट है कि नहीं है, उसके ऊपर जो भी डस्ट था या डर्ट था या ग्रीस था, कोई भी अनवांटेड मटेरियल लगा हुआ था, उसको पहले क्लीन किया, ताकि जब मैं इसके ऊपर ऑपरेशन करूँ तो मुझे पता लग जाए कि ये डिफेक्ट है। कैसे पता लगेगा, अभी देखो। तो 2 तरह के डाई रहते हैं हमारे इसमें, हम टेस्ट करने के लिए, इसका नाम था ना डाई पेनिट्रेंट टेस्टिंग या लिक्विड पेनिट्रेंट। तो हम 2 तरह के पेनिट्रेंट ही इस्तेमाल करते हैं। पेनिट्रेंट क्यों बोल रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा। तो पहला तो मैं आपको बता दूं, टाइप 1 डाई और टाइप 2 डाई रहेगा, वो मैं यहाँ लिखा हुआ दिखा देता हूँ आपको। एक मिनट, मैंने लिखा हुआ पूरा, चलो यहाँ समझा ही देता हूँ। एक होता है रेड कलर का डाई, ठीक है, एक होगा, यहाँ मैं पिंक कलर से दिखा रहा हूँ लेकिन होगा वो रेड कलर का, या रेड कलर और बोलो, ये देखो, ये ऐसे रेड कलर का डाई होगा पेनिट्रेंट। तो मैं इसको क्लीन करने के बाद इसके ऊपर पेनिट्रेंट ऐसे लगा दूंगा। अब ये एक पेनिट्रेंट जो है, ये कौन से कलर का है आपका, रेड कलर का है। ठीक है, तो ये रेड कलर का हो सकता है एक डाई। दूसरे टाइप का डाई एक और होता है, वो भी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। जैसे मान लो सेम वही वर्क पीस है, ये वर्क पीस है हमारा, और ये हमारा डिफेक्ट था ऐसे, वो ब्लू कलर से मैं दिखा दिया। अब इसके ऊपर पेनिट्रेंट या तो आप ये वाला यूज़ कर लो रेड कलर का, जिसको विजिबल डाई बोलते हैं या विजिबल पेनिट्रेंट बोलते हैं, या फिर एक ग्रीन कलर का होता है उसे बोलते हैं फ्लोरोसेंट। क्या बोलते हैं, फ्लोरोसेंट।
तो फ्लोरोसेंट डाई हमने यूज़ कर लिया, दोनों में से कोई एक, ये फ्लोरोसेंट टाइप का हो गया, फ्लोरोसेंट टाइप का, और ये जनरली ग्रीन कलर का रहता है, इसलिए मैंने ग्रीन कलर का बनाया। और ये विजिबल टाइप का डाई होता है, विजिबल पेनिट्रेंट, जो कि रेड कलर का होता है। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको अप्लाई करूंगा, अब क्या करना है, पहला स्टेप, पहला था सरफेस प्रिपरेशन, तो वो मैंने कर लिया था डर्ट वगैरह को हटा के। दूसरा था अप्लाई द डाई, तो डाई मैंने अप्लाई किया, या तो मैं रेड कलर वाला डाई अप्लाई किया या फिर फ्लोरोसेंट टाइप का ग्रीन कलर वाला डाई अप्लाई किया। अब क्या करना है, थोड़ी देर के लिए ड्वेल टाइम, थोड़ी देर, ड्वेल टाइम का मतलब थोड़ी देर के लिए इसे होल्ड रहने दो। तो ड्वेल टाइम जनरली 15 टू 20-30 मिनट्स रहता है, अलग अलग डिपेंड करता है कि आपका मटेरियल कौन सा है, डिफेक्ट क्या है, और कौन सा डाई लगा रहे हो। 15 से 13 मिनट के लिए इसे होल्ड पे रहने दो। क्यों होल्ड पे रहने दो, इससे होगा क्या, ये जो रेड कलर का पोर्शन है ये इस क्रैक के अंदर चला जाएगा, यहाँ पे इस क्रैक के अंदर फिल हो जाएगा। क्यों फिल होगा, ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। प्लीज नोट, दिस इज कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन की वजह से दिस रेड कलर डाई विल गेट इनटू द डिफेक्ट। और यहाँ पे ये ग्रीन कलर का था, तो ग्रीन कलर का डाई जाएगा, तो मैं ग्रीन कलर कर देता हूँ यहाँ पे। अगर आपने ग्रीन कलर का यूज किया होगा तो वो भी ग्रीन का, ये भी कैसे, किस कॉन्सेप्ट पे जाएगा, कैपिलरी एक्शन की वजह से। तो कैपिलरी एक्शन आपको सबको पता है, इसलिए वो मैं ज़्यादा समझा नहीं रहा। कैपिलरी एक्शन की वजह से डिफेक्ट के अंदर जो क्रैक है, अगर कोई है, कोई प्रॉब्लम है सरफेस के ऊपर, उसके अंदर वो चला जाएगा, पेनिट्रेट कर जाएगा। इसीलिए इसको हमने क्या नाम दिया है, पेनिट्रेंट। क्या कर रहा है ये, पेनिट्रेट कर रहा है, इसीलिए इस मटेरियल को हमने क्या बोला, पेनिट्रेंट। इज इट क्लियर और नॉट, कोई डाउट भाई? थोड़ा मेरे से लिखा नहीं जा रहा है। पेनिट्रेंट, ये भी पेनिट्रेंट है और ये भी पेनिट्रेंट है, तो ये, या फिर इसको पेनिट्रेंट को हम डाई भी बोल देते हैं। क्लियर है भाई, कोई डाउट, एनी डाउट? कोई डाउट है तो सर एक पूछो, चीज फिर नहीं तो पूछनी मैं थी आगे सर। बताता हूँ। हाँ क्लियर। सर सर एक चीज पूछनी थी सर। हाँ बोलो। सर इससे ये पता नहीं लग रहा ना कि हमारा जो जो क्रैक है वो उसकी डेप्थ कितनी है। अभी पता, अभी रुक जाओ, अभी पहले पूरा पता, वो बताया नहीं है, बस अभी ये बताओ, ये स्टेप समझ में आया? ये सर ये वो भी समझ मैं में आ गया। बताऊंगा आगे, आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, सरफेस का डिफेक्ट कितना है वो नहीं पता लगेगा, बस इतना पता लगेगा कि सरफेस के ऊपर डिफेक्ट है। लेकिन अभी पूरा स्टेप हो जान दो उसको, प्रोसेस को। अभी बस ये स्टेप समझ में आया। ड्वेल टाइम का मतलब है उतने टाइम के यस लिए, सर। 15 टू 30 मिनट्स के लिए इसके अंदर फिल होने के लिए अलाउ कर दो, ताकि ये डाई इसके अंदर अच्छे से पेनिट्रेट कर जाए ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। क्लियर? यस सर। वो तुम्हारे वाला क्वेश्चन का आंसर वैसे मैंने बता दिया है कि डिफेक्ट का डेप्थ नहीं पता लगेगा, बस इतना पता लगेगा डिफेक्ट है कि नहीं। अब उसके लिए वो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, एक्सेस डाई क्लीनिंग। अब एक्सेस डाई क्लीनिंग का क्या मतलब है, आपने ये लगा के छोड़ा था, ठीक है, अब क्या होगा, अब आपको पता थोड़ी ना लग रहा है कि डिफेक्ट अंदर, ये तो साइड से हम दिखा रहा हूँ। तो आप क्या करोगे, फिर इसे क्लीन करोगे कपड़े से। बहुत सारे मेथड हैं क्लीन करने के, ऑयल से भी कर सकते हैं, ऑयल इमल्सीफायर होता है, वाटर बेस्ड इमल्सीफायर होता है, और उससे फिर मैं ये इसके सरफेस पे, सॉरी, इसके सरफेस पे जो एक्स्ट्रा ये था, ये देखो रेड कलर का एक्स्ट्रा जो लगा हुआ था वो मैंने हटा दिया। क्लियर है भाई, जो एक्स्ट्रा आपका डाई लगा था वो मैंने हटा दिया, लेकिन ये डाई अंदर रह गया कुछ, ये मुझे अभी भी नहीं दिख रहा है ऊपर से, यहाँ से मैं जब देख रहा हूँ तो मुझे नहीं दिख रहा है अभी। अभी बस इसके अंदर रह गया है, जो डिफेक्ट था उसके अंदर जो डाई चला गया वो रह गया, बाकी ऊपर वाला क्लीन हो गया। वो क्लोथ से आप क्लीन कर सकते हो, या कोई वाटर इमल्सीफायर होता है उससे कर सकते हो, ऑयल बेस्ड इमल्सीफायर होता है उससे भी आप कर सकते हो, और वेट क्लोथ होता है जिसमें सॉल्वेंट लगा के आप क्लीन करते हो, वो भी होते हैं। वो मैं अभी और डिटेल में आपको बाद में बताऊंगा, अभी बस इतना समझो क्लीन करना होता है। फिर ये क्या है, इसको भी, अगर आपने ये वाला भी यूज़ कर रहे हो तो इसमें भी वही सेम आप क्लीन करोगे, वो स्टेप इसमें भी है कि एक्स्ट्रा जो भी है आप उसको क्लीन कर दो। ठीक है भाई, तो मैंने ये क्लीन कर दिया, ठीक है, ये बना के दिखा दिया मैंने आपको, क्लीन कर दिया। लेकिन जो सरफेस डिफेक्ट के अंदर चला गया था ग्रीन, वो अंदर ही रहेगा। अभी एक्सेस क्लीनिंग करिए, एक्सेस डाई जो एक्स्ट्रा डाई जो लगा हुआ था, पेनिट्रेंट लगा हुआ था, उसको क्लीन किया है, तो वो स्टेप ये था। ठीक है, अब उसके बाद क्या किया, डेवलपर एप्लीकेशन। डेवलपर क्या होता है, वाइट कलर का होता है। अब मैं यहाँ वाइट कलर का नहीं दिखा सकता क्योंकि स्क्रीन मेरी वाइट है, तो ये जनरली वाइट कलर का होता है। अब मैं क्या करूँगा, इसको इसको स्प्रे कर सकते हैं या पेंट कर सकते हैं, या वायर ब्रश से इसके ऊपर क्या करेंगे, या स्प्रे गन होगा, या
वायर ब्रश से हम कर देंगे या कपड़े से इसके ऊपर व्हाइट कलर से पेंट कर देंगे। व्हाइट कलर को मैं किसी को और कलर से दिखा देता हूँ, बोलो किस कलर से दिखाऊं? येलो कलर से दिखा रहा हूँ, ठीक है, आप ये मान के चलो ये व्हाइट कलर है, तो मैं व्हाइट, ये जो होता है इसको डेवलपर बोलते हैं, तो डेवलपर से मैं इसके ऊपर फिर से पेंट कर देता हूँ, या स्प्रे गन से पेंट कर देता हूँ, या फिर क्लोथ से इसके ऊपर लगा देता हूँ, या ब्रश से इसके ऊपर पेंट कर देता हूँ। तो होगा क्या, ये जो व्हाइट कलर का लगा है, जो येलो कलर का एक्चुअल में दिख रहा है, लेकिन ये है व्हाइट कलर का, तो इससे होगा क्या, ये डेवलपर एक्चुअल में होता है पोरस कलर, पोरस होता है काफ़ी। पोरस मतलब समझते हो, ऑब्जॉर्वेंट टाइप का होता है, ये ऑब्जॉर्वेंट टाइप का रहेगा, पोरस होता है काफ़ी, यानी कि अगर इसको कोई लिक्विड टाइप की चीज़ मिल गई तो वो जल्दी से इसे खींच लेगा। ये भी पूरा ऑब्जॉर्वेंट मटेरियल पोरस टाइप का। अब होगा क्या, ये जो रेड कलर का पोर्शन था, जो ये रेड कलर का पोर्शन, क्योंकि ये पोरस है और अब्जॉर्बेंट है, एक अब्जॉर्बेंट मटेरियल की तरह बिहेव करता है लिक्विड, ये डेवलपर, तो ये क्या करेगा, इसको बाहर निकालेगा। तो ये जो कैपिलरी एक्शन की हेल्प से फिर से वापस क्या होगा, ये डाई जो है रेड कलर का, ये ऊपर बाहर निकल के ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, ये इसको ऊपर कैपिलरी एक्शन की वजह से ऊपर ले लेगा। सेम ऐसे ही अगर मैं ग्रीन कलर का लूंगा, तो ये ग्रीन कलर का पोर्शन भी सेम ऐसे ही ऊपर आ जाएगा ऑब्जॉर्वेंट की वजह से। अब होगा क्या, जब मैं इसको ऊपर टॉप व्यू से देखूंगा, अब मैं यहाँ टॉप व्यू से देखना है हमने, इसका टॉप व्यू दिखा रहा हूँ मैं, तो टॉप व्यू कुछ इस तरह से होगा, ये देखिए टॉप व्यू में ये जो रेड कलर का है ये अलग से आपको यहाँ पे दिखेगा। ये इस, जैसे मान लो ये क्रैक था, ये वो क्रैक था, अगर ये वाला जो क्रैक, तो इस क्रैक के आसपास ये पूरा ऐसे रेड कलर आपको दिखना शुरू कर देगा। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि भैया ये रेड कलर दिख रहा है, तो इसका मतलब भाई जो हमने रेड कलर वाली जो डाई लगाई थी वो डिफेक्ट यहाँ पे था, जो जहाँ पे ये रेड कलर दिख रहा है, तो यहाँ पे कहीं ना कोई डिफेक्ट है। क्लियर? तो इससे हमें पता लग जाता है। सेम ऐसे ही अब ये फ्लोरोसेंट टाइप का है, और ये विजिबल लाइट है, ये जो रेड कलर डाई यूज़ करोगे तो हम जो भी विजिबल लाइट होती है उसमें ये लगा के देखते हैं, बिल्कुल सामने, बिल्कुल एकदम लाइटिंग करके तब देखते हैं। लेकिन जो ग्रीन कलर वाला हमने लगाया था फ्लोरोसेंट डाई, वो हमें डार्क रूम में ले जाना पड़ता है। तो इसका टॉप व्यू जो है, जैसे ये टॉप व्यू होगा, इस टॉप व्यू को ऊपर से देखोगे तो अब ये लाइट में अगर देखोगे तो नहीं दिखेगा, ये ग्रीन कलर की जो चीज़ है ये आपकी हाईलाइट होगी, ग्रीन येलोइश कलर से दिखेगी, लेकिन ये तभी दिखेगी जब आप इसे अल्ट्रा वायलेट लाइट में यूज़ करोगे। तो अल्ट्रा वायलेट लाइट, यूवी लाइट उसमें रखते हैं, और अल्ट्रा वायलेट लाइट में रखने के लिए पहले रूम, डार्क रूम में रखा जाता है, और उसमें फिर अल्ट्रा वायलेट राइज छोड़ी जाती है। तो उसमें क्या होगा, ये डिफेक्ट सेम वैसे ही दिखेगा, बस ये होगा कैसा, ग्रीन कलर का आपको दिखेगा। जैसे यहाँ पे ये डिफेक्ट है, सेम वही डिफेक्ट था ना ऐसे, तो ये सेम डिफेक्ट इस तरह से पूरा ग्रीन कलर का आपको दिखेगा, ग्रीन या येलोइश कलर का। तो इससे हमें ये पता लग जाएगा कि भैया यहाँ पे डिफेक्ट है। क्लियर? तो ये इस तरह से हमारा इंस्पेक्शन होता है लास्ट में। तो हमारा डेवलपर लगाया, डेवलपर लगाने के बाद उसकी इंस्पेक्शन होती है, तो वही स्टेप यहाँ पे देखो दिखाएगा। डेवलपर लगाया, अप्लाई किया, उसके बाद उसकी इंस्पेक्शन करी, इंस्पेक्शन कर पता लग जाता है जो रेड वाला डाई है या ग्रीन वाला जो डाई है वो उसके अंदर कैपिलरी एक्शन के थ्रू वापस सरफेस के ऊपर आ जाता है, ये सरफेस के ऊपर आ जाता है अगर ये वाला है तो, या फिर ये वाला है तो कैपिलरी एक्शन की वजह से वापस सरफेस पे आ जाता है, क्योंकि जो हमारा जो डेवलपर है वो एक ऑब्जॉर्वेंट मटेरियल है, पोरस मटेरियल है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करोगे, इंस्पेक्शन के बाद लास्ट स्टेप है पोस्ट क्लीनिंग। पोस्ट क्लीनिंग क्या है, एक बार आपने डिफेक्ट पता लग गया, अब ऐसी इसको यूज़ करोगे डायरेक्ट नहीं, अगर डिफेक्ट नहीं भी है तो भी आपको इसको क्या करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा। तो एक क्लोथ लोगे, या अलग अलग मेथड है, फिर से वाटर सोल्यूबल है मेथड, या वेट पाउडर से धोने का है, इसको क्लीनिंग करने का। तो ये पूरा क्लीनिंग करना पड़ता है हमें, क्योंकि ऐसा ना हो कि भाई जब मैं इस पीस को कहीं और यूज़ करूँ तो इस पर करोजन लगना शुरू हो जाए, जस्ट बिकॉज कि मैंने जो इसके ऊपर मटेरियल यूज़ किया था वो उसको करोजिव बना रहा है। तो ऐसा ना हो, तो इसलिए हमें उससे पहले क्लीनिंग करनी होती है प्रॉपर, कहीं अगर यूज़ करने भेजने के लिए। अगर मान लो डिफेक्ट नहीं है तो हमारा पीस जो है हम डायरेक्ट भेज देते, उसको साफ़ नहीं करते, तो वो हो सकता है कि कहीं ना कहीं रिएक्ट कर जाए, दिक्कत दे दे, तो वो दिक्कत ना दे उसके लिए हमें से क्लीन करना पड़ता है। क्लियर? तो ये पूरा प्रोसेस मैं आपको पूरा प्रोसेस एक बार बता रहा हूँ, ताकि जब मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा तो समझ में आने लगेगी, पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये स्टेप्स हैं इसके पोस्ट क्लीनिंग, ये 7 स्टेप्स थे। अब देखो दो तीन चीज़ें मेन मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने आपको डाई बता दी थी कि 2 तरह की डाई यूज़ होती है, टाइप 1 डाई, टाइप 2 डाई। पहले वाली फ्लोरोसेंट कलर की होती है,
फ्लोरोसेंट होती है। फ्लोरोसेंट क्या होती है? जब इसको डार्क, फ्लोरोसेंट एक ऐसा मटेरियल है डाई का जो हम डार्क रूम में अल्ट्रावायलेट में रखते हैं तो वो चमकता है, ग्लो करता है। और जो ग्लो करेगा वो कैसा करेगा? ग्रीन कलर में या ब्लू कलर में, ग्रीनिश ग्रीनिश या येलोइश कलर में ग्लो करता है। तो इसके अंदर हम एक ऐसा मटेरियल डालते हैं, फ्लोरोसेंट एक ऐसा मटेरियल होता है जो ग्लो करता है। उसकी फोटोज भी मैंने आपको पहली वाली पीपीटी में दिखाई थी जब पहले क्लास करी थी, ठीक है। और टाइप 2 में क्या होता है? रेड कलर का डाई यूज करते हैं। उससे क्या होता है? जो डिफेक्ट है हमारा, ये विजिबल लाइट, ये अल्ट्रावायलेट लाइट में होता है और ये विजिबल लाइट में हम यूज करते हैं। तो विजिबल लाइट में ये रेड कलर जो है वो अलग से आपको दिखता है, जैसे रेड कलर का अलग से आपको दिखेगा। तो ये दो तरह की डाई हम यूज करते हैं। ये मैंने अभी आपको स्क्रीन में बना बना के भी दिखाया, तो इसलिए आप याद रहेगा। अब प्रॉपर्टीज क्या होती हैं पेनिट्रेंट की, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी पेनिट्रेंट की? जो हमने अभी ये मटेरियल लिया था, ये मैंने मटेरियल लिया था और इसके ऊपर जो पेनिट्रेंट लगाया था, रेड कलर का डाई मैंने लगाया था, मान लो ये ऐसे रेड कलर का डाई लगाया था, तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए? तो वो नाम बता सकते हो आप लोगों में से? इसकी ये प्रॉपर्टीज क्या क्या होनी चाहिए? पहली, लो विस्कोसिटी, क्योंकि यस मान लो सर। ये क्रैक है, मान लो, तो क्रैक के अंदर ये रेड कलर का डाई जाए या ना जाए? आसानी से जाना चाहिए या देर मुश्किल से जाना चाहिए? रेड कलर का डाई इसके अंदर और जाए आसानी या नहीं जाए? ज्यादा देर लगाएगा तो फिर 1-1 घंटा वेट करना पड़ सकता है, 2-2 घंटा वेट करना पड़ सकता है। लेकिन अगर जल्दी चला जाएगा तो 15 से 30 मिनट जो मैंने आपको बताया था वो उतना लगेगा। तो इजीली फ्लो इसके अंदर फ्लो कर सके उसके लिए उसकी विस्कोसिटी कैसी होनी चाहिए? विस्कोसिटी यानी फ्रिक्शन एक तरह से, तो विस्कोसिटी आपकी कम होनी चाहिए। तो इसीलिए विस्कोसिटी हम यहाँ पे कम रखते हैं। लो विस्कोसिटी होनी चाहिए एक डाई और पेनिट्रेंट की। और विस्कोसिटी अगर कम है तो फ्लूइडिटी कितनी होनी चाहिए? उसका रेसिप्रोकल होता है, फ्लूइडिटी हमारी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि अच्छे से फ्लो करके जो क्रैक है उसमें फिल हो सके, चाहे वो रेड कलर का हो चाहे वो ग्रीन कलर का डाई हो। इज इट क्लियर? तो पहली प्रॉपर्टी तो ये। हाँ बोलो, कुछ पूछ रहे? हेलो। नो सर। अच्छा ठीक है। दूसरा है सफिशिएंट ब्राइटनेस। हमने लास्ट में जब डिफेक्ट देखते थे कि ये जो डाई है बाहर निकल के टॉप व्यू पे अलग से दिखे, है ना, या तो वो रेड कलर का दिखे या फिर फ्लोरोसेंट वाला किया है तो ग्रीन कलर का दिखे। तो ये अच्छे से दिखना चाहिए या क्लियरली दिखना चाहिए या नहीं दिखना चाहिए? क्लियरली दिखेगा तभी हमें पता लगेगा डिफेक्ट है कि नहीं है। अगर बहुत फाइन होता है, मान लो जैसे बहुत फाइन होता तो पता नहीं लगता, तो हमें वो बहुत अच्छे से दिखे, उसकी ब्राइटनेस अच्छी रहनी चाहिए। तो ये डाई जो हो वो इस मटेरियल का हो कि उसकी सफिशिएंट ब्राइटनेस हो, तो अच्छे से साफ ब्राइट चमकता हुआ हमें दिखाई दे। तो दूसरी प्रॉपर्टी है कि डाई और पेनिट्रेंट जो हम यूज़ कर रहे हैं, या तो ये रेड वाला टाइप 1 वाला या टाइप 2 ग्रीन वाला, दोनों के दोनों ब्राइटनेस उसकी अच्छी रहनी चाहिए। दूसरा, ये वाली चीज़ जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, डाई और पेनिट्रेंट क्लीन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो हो सकता है हाथों में लगे वगैरह वगैरह, तो ये चीज़ टॉक्सिक होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? इट शुड बी नॉन टॉक्सिक, टॉक्सिक नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए थर्ड पॉइंट है टॉक्सिक नहीं होना चाहिए। रिमूवेबिलिटी, जब मैंने इसको लगाया था तो फिर मुझे क्लीन भी करना पड़ रहा था, रिमूविंग ऑफ एक्सेस डाई, इसको मेरे को निकालना है। जब मैंने इसके ऊपर लगाया उसके बाद मैं क्या करता था, एक्सेस को निकाल देता था ऐसे। अभी आसानी से निकल जाना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए? आसानी से निकल जाना चाहिए। अगर नहीं निकलेगा तो फिर मैं ये चेक कैसे करूँगा बार बार पीस को? फिर मेरे को इसके ऊपर डेवलपर भी लगाना है। अगर ये आसानी से नहीं निकलेगा तो फिर मैं डेवलपर जो है, मान लो जो हमारा वाइट कलर का होता था, मैं वाइट कलर का यहाँ दिखा नहीं सकता तो मैं येलो कलर दिखा रहा हूँ, तो फिर मेरे को डेवलपर भी लगाना है। अब ये इतनी आसानी से निकलेगा नहीं तो मैं तो परेशान हो जाऊँगा करते करते, इसीलिए रिमूवेबिलिटी इसकी आसान होनी चाहिए, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि रिमूवेबिलिटी शुड बी ईजी, तो ये आसानी से रिमूव हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट जो है वो रिमूवेबिलिटी का है कि ये जो आपका डाई लगाओगे आप, वो आपका क्लीन बड़ी आसानी से हो जाए कपड़े से या ऑयल बेस्ड वाटर सोल्यूबल से। कोई थोड़ा जल्दी होगा, कोई थोड़ा लेट होगा, तो डिपेंडिंग अपॉन वो कौन से वाला आप पेनिट्रेंट यूज़ करते हो उसके बेसिस पे है। इमल्सिफायर बोलते हैं उसको, वो मैं आपको अभी आगे टॉपिक पे बताऊँगा। फिर नॉन करोसिव होना चाहिए। जो ये डाई लगाया मैंने, अब ये पीस में मेरा जब लास्ट फाइनल प्रोडक्ट ये दिखा था रेड कलर का बन के आ गया यहाँ पे, या फिर ग्रीन कलर का आ गया अगर मैंने फ्लोरोसेंट वाला लगाया था तो अब मेरे को क्या है, ये क्लीन करना है, डिफेक्ट को क्लीन करके हटा देना है, ये हटा देना है। क्योंकि अब मैं इस पीस को कहीं यूज़ करने जाऊँगा, मान लो इसमें डिफेक्ट नहीं है लेकिन फिर इसको यूज़ तो करने जाऊँगा ना कहीं, तो यूज़ करूँगा तो ये कहीं ऐसा ना हो
कि ये अगर लगा रह गया तो कोरोसिव नेचर बन जाए इसका, जो मैंने आपको बताया कि इस पर करोजन लगना स्टार्ट हो जाए। अगर मेरा डाई ऐसा होता जो करोसिव नेचर का होता तो इस पर करोजन लगना शुरू हो जाएगा, लोहे का होगा तो मैं चाहूँगा कि क्या हो, ऐसा डाई रहे मेरा जिससे उसका नेचर जो हो वो करोजन पैदा ना करे, क्लीन करने के बाद भी नॉन करोसिव रहे, ठीक है, करोजन ना पकड़े जब मैं इसे बाद में कहीं और यूज़ करूँ तो भी। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ठीक है। कोई डाउट बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पूछ लेना है आपने मेरे से, अगर कोई नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लेना। और ये एक बार इजीली इतनी आसानी से समझ में आ जाएगा, बुक में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा फिर, जो मैं समझा रहा हूँ बहुत शॉर्ट में यहाँ पे बता रहा हूँ बहुत तरीके से, और एक सीक्वेंस वे में। बुक में पढ़ोगे रटने जैसा लगेगा, लेकिन यहाँ से पढ़ के पढ़ोगे तो फिर सब समझ में आएगा। थर्मल स्टेबिलिटी मतलब देखो, अब ये पीस है, इस पर मैंने एक डाई लगाया, ठीक है, ये डाई लगाया था इसके ऊपर ग्रीन फ्लोरोसेंट वाला या जो भी। अब मैं इसको जब हटाऊंगा तो ये मेरा जो डाई है ये 20 डिग्री सेल्सियस कहीं रूम टेम्परेचर होगा, कहीं पे 40 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर होगा, कभी ठंडियाँ होंगी चाहे गर्मियाँ होगी, कई ऐसे क्लाइमेट कंडीशन अलग अलग होंगी, कहीं पे 50 डिग्री होगा, कहीं पे -10 डिग्री होगा। तो मेरा डाई ऐसा होना चाहिए जो इन सभी टेम्परेचर पे स्टेबली काम कर सके, जो नॉर्मल अर्थ पे टेम्परेचर हैं उन पे स्टेबली काम कर सके। तो जैसे अगर टेम्परेचर चेंज हुआ तो ऐसा ना हो कि डाई की प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाए, डाई उतना स्टेबल ना रहे 40 डिग्री सेल्सियस पे काम करने के लिए या 50 डिग्री सेल्सियस पे काम करने के लिए। हर टेम्परेचर पे वो थर्मली स्टेबल रहे, हर टेम्परेचर पे उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हों वो स्टेबल हों, वो चेंज ना हो, ताकि बिहेवियर जो हो, जो रिजल्ट आए वो एक जैसा रिजल्ट आए। तो इसलिए थर्मली स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। सेम ऐसे पीस का अल्ट्रावायलेट का मैंने बताया आपको, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में कौन से वाली डालते हैं हम, वो ग्रीन वाली फ्लोरोसेंट जब हम लगाते हैं तो ऐसा होना चाहिए कि ये जो फ्लोरोसेंट है इसका इफेक्ट जब हम अल्ट्रावायलेट लाइट इस पर छोड़ेंगे नाइट डार्क रूम में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अल्ट्रावायलेट के हिसाब से ये इसका बिहेवियर चेंज हो, तो ये अल्ट्रावायलेट लाइट के बेसिस पे इसकी स्टेबल रहे, तो उसी को अल्ट्रावायलेट स्टेबिलिटी बोल रहा है। ये जो फ्लोरोसेंट वाला है वो आपका अल्ट्रावायलेट के जो अल्ट्रावायलेट लाइट है उसके हिसाब से उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हों वो स्टेबल हो, चेंज ना करें। अब एक और पॉइंट है हाई फ्लैश पॉइंट। हाई फ्लैश पॉइंट मतलब क्या है, फ्लैश पॉइंट क्या होता है, जिसपे ये आग पकड़ ले मान लो। तो अब मैं एक डाई, अभी हम पेनिट्रेंट की बात कर रहे हैं, ये मैंने वर्क पीस है मेरा, इसके ऊपर पेनिट्रेंट लगाया। अब पेनिट्रेंट लगाने से ये पेनिट्रेंट की फ्लैशिंग पॉइंट यानी आग पकड़ ले वो ज़्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए, कम टेम्परेचर पे आग पकड़ ले या ज़्यादा टेम्परेचर पे आग पकड़े। ये जो पेनिट्रेंट मैं लगा रहा हूँ ये कम टेम्परेचर पे आग पकड़ ले या नहीं पकड़े, हमें कैसा चाहिए। अगर ये आग पकड़ लेगा फिर तो बड़ी दिक्कत है यार, जल्दी से इग्निशन पकड़ लेगा। तो फ्लैश पॉइंट हमेशा ज़्यादा रहना चाहिए, आग ना पकड़े इतनी जल्दी, क्योंकि यहाँ पे हमें आग का तो ज़रूरत ही नहीं है, हम नहीं चाहते आग पकड़े। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका ऐसा मटेरियल लेना है पेनिट्रेंट, ये जो डाई है उस डाई का और पेनिट्रेंट का ऐसा मटेरियल होना चाहिए जिसका हाई फ्लैश पॉइंट हो, यानी हाई टेम्परेचर पे वो आग पकड़ता हो। फॉर एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, मान लो 30 डिग्री फ्लैश पॉइंट होता तो रूम टेम्परेचर पे आग पकड़ लेता, लेकिन वही उसका फ्लैश पॉइंट 280 डिग्री सेल्सियस है, तो वो जब 280 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा तभी उसमें फ्लैश लाइटिंग स्पार्क करेगी और वो आग पकड़ेगा। तो हमारे लिए अच्छा है कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा रहे फ्लैश पॉइंट का उतना अच्छा है, हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं है आग की यहाँ पे। क्लियर? कोई डाउट? नहीं सर। कोई डाउट है तो पूछ लो भाई, फिर मैं इसको क्लीन करके आगे वाला। अभी क्लास का टाइम तो हो गया वैसे, आगे बाकी नेक्स्ट क्लास में करें। बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं आपका, ठीक है। और ये वीडियो मैं इसका अपलोड कर दूंगा और वो आप देख सकते हो, बाकी लोग भी। मैं चैनल का वो डाल दूंगा आपके लिए यूट्यूब पे ना, जो सर ने बोला है हम लोगों, तो मैं एक चैनल का वो डाल दूंगा, उसी में वहाँ अपलोड करता रहता हूँ। आप शायद मेरे ख्याल से पहले भी आप लोगों के लिए डाला हुआ मैंने मटेरियल, उसका मेटल कटिंग उसका ना पिछली बार। कोई बात नहीं, मैं अभी भेज दूंगा आपको और इस पर अपलोड करूंगा। अभी जिससे सारे के सारे वीडियोस उसी पे सीक्वेंस में अपलोड होंगे, जो नहीं देख रहा है या भूल जाए तो उसको देखेगा तो क्लीन हो जाएगा, उसको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप एक बार रिकॉर्डिंग इसकी सेव कर दो जरा बेटा, जिसने स्टार्ट की थी रिकॉर्डिंग। चल रही है ना रिकॉर्डिंग? हाँ।